हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारा मॉक टेस्ट चल रहा था ज्योग्राफी का। ठीक है, ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट चल रहा था, जिसमें हम 2 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। और उन मॉक टेस्टों में हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट किए हैं, विद डिटेल्स में किए हैं। और उनसे रिलेटेड, उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन सबको हमने अच्छे तरीके से समझा है। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मॉक टेस्ट नंबर 3। ठीक, तो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपको आंसर पहले देना है, और उन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए और कितने गलत हुए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, और राइट क्वेश्चन R बना के उसके आगे राइट क्वेश्चन बना देना है, और W बना के रॉन्ग क्वेश्चन उसके आगे लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ में दोस्तों, अगर वीडियो आप प्ले कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करो। ठीक है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और दोस्तों को शेयर कर दिया करो। ठीक है, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। सबसे पहला जो सवाल है वो आपको बोर्ड पर दिखेगा, और सवाल है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो मैंने उस क्वेश्चन में सारे के सारे द्वीप बताए थे, जो कि हमारे मॉक टेस्ट 2 में इस तरीके का क्वेश्चन आया था। उसमें मैंने द्वीपों के बारे में सारा कुछ बताया था। ठीक है, एक बार फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में करते हैं। अगर इस क्वेश्चन के ऑप्शन की बात करते हैं तो देखो, पहला ऑप्शन है 17, बी है 27, सी है 36 और डी है 47। तो लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितनी है वो आपको बताना है। ठीक, तो अब समझ लेना थोड़ा सा आपको। देखो, ये जो है भारत है, ये भारत है, यानी कि दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत के साथ यहां पर मैंने बताया था कि ये जो है यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो भारत है, भारत में आवासित द्वीप जो हैं, भारत में आवासित द्वीपों की संख्या 247 है। ठीक है, भारत में आवासित द्वीपों की संख्या 247 है। 247 द्वीप जो हैं उनमें से कुछ द्वीप तो ऐसे हैं जो बंगाल की खाड़ी में है, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो अरब सागर में है कुछ द्वीप, और कुछ द्वीप जो है वो हमारे अरब सागर में है। ठीक है, तो इसमें से लगभग 204 जो हैं, 204 तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में है 204 द्वीप, और जो शेष बच जाते हैं लगभग 43 द्वीप वो इस अरब सागर में है। ठीक है, वो अरब सागर में। तो सबसे पहले तो आप इतनी बात याद रखना कि 204 द्वीप जो बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में है, और जो 43 द्वीप है वो अरब सागर में। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की, जो हमारा क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये था कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं। ठीक है, तो सब कभी कभी सवाल ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से लक्षद्वीप कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में, या फिर अरब सागर में, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछ लेता। तो जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप इस तरीके से यहां पर है, यहां का मतलब कि अरब सागर में है लक्षद्वीप, अरब सागर में है लक्षद्वीप। और ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप में भी द्वीप समूह बटे हुए हैं, इस लक्षद्वीप में भी द्वीप समूह बटे हुए हैं। और कितने द्वीप समूह है इस लक्षद्वीप में? 36 द्वीप समूह है इस लक्षद्वीप में। ठीक है, एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। तो एक द्वीप यहां पर है और जिसका नाम है मिनी काय। तो आपको यह भी बात याद रखना है कि लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? मिनी काय। और फिर इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच कितने डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच कितने डिग्री चैनल है। तो ये जो डिग्री चैनल है ये मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच है, और ऐसा कहा जाता है कि इनके बीच में 9 डिग्री चैनल है, यानी लक्षद्वीप और मिनी काय जो है उनके बीच में 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, और अगर और बात करते हैं थोड़ी सी, तो देखो यहाँ पर जो है एक अलग कंट्री देखने को मिलेगा, आइलैंड है हालांकि वो, जिसका नाम है मालदीव।
द्वीप। तो कभी कभी सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है। तो अगर इस डिग्री चैनल की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, यहाँ पर 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है इससे। और अगर थोड़ा सा और इसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं तो जो हमारा सवाल था तो आंसर तो हमारा उस सवाल का यहाँ से मिल गया है, ठीक है, कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं, तो 36 द्वीप समूह हैं। लक्षद्वीप का दक्षिणतम द्वीप जो है वो मिनिकॉय है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कितने डिग्री चैनल है या समांतर रेखा है, तो 9 डिग्री है। और पूछ ले कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच कितने डिग्री समांतर रेखा है, तो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। अगर बात करते हैं हम थोड़ा सा अंडमान निकोबार के बारे में भी, तो सबसे पहला सवाल तो यहां से ये बनता है कि अंडमान, देखो ये जो 4 द्वीप आपको दिख रहे हैं इसको तो बोलते हैं हम अंडमान, इसको बोलते हैं अंडमान। और ये जो 3 द्वीप देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम निकोबार, ठीक है। जो 4 द्वीप है वो छोटे छोटे जो द्वीप हैं उनको अंडमान और जो नीचे के हैं उसको निकोबार, ठीक है। तो कभी सवाल ये पूछ लिया था कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाली रेखा का नाम क्या है, ठीक है। तो जिस तरीके देखो आप देख रहे हैं कि 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल फिर यहां से जाता है, ये निकलता हुआ, इसको बोलते हैं हम 10 डिग्री चैनल। तो अंडमान और निकोबार को कितने डिग्री चैनल अलग करती है, 10 डिग्री चैनल अलग करती है, ठीक है। अगर इसके बारे में और थोड़ा सा बताएं, हालांकि मैंने ये अंडमान और निकोबार को लास्ट वीडियो थी हमारी, यानी लास्ट जो मॉक टेस्ट था, मॉक टेस्ट नंबर 2, वो जाकर के आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ी है, उसमें अच्छी तरीके से सारा कुछ इसके बारे में बढ़िया तरीके से हमने चर्चा की है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और इसमें देखें तो कभी कभी सवाल ये पूछ लिया था कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है वो किस द्वीप में स्थित है, ठीक है। हालांकि अभी तक सवाल जो पूछे जाते हैं जनरल कंपटीशन में वो यही पूछा जाता है कि भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत का दक्षिणी बिंदु जो है वो यहां पर है, जिसका नाम आपको पता है, क्या है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट है। अब सवाल में ये है कि इंदिरा पॉइंट भी जो है वो किस द्वीप में है, द्वीप का नाम बताना है हमें, इस द्वीप का नाम बताना। तो इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर इनकी बात करते हैं कि ये कौन कौन से अंडमान है, तो इसको तो बोलते हैं हम उत्तरी, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान, इसको बोलते हैं उत्तरी अंडमान क्योंकि सबसे उत्तर में है तो इसको उत्तरी अंडमान। फिर इसको बोलते हैं हम मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, इसको बोलते हैं मध्य अंडमान। उसके बाद जो थोड़ा सा ये बीच में है यानी कि जो तीसरे नंबर का है इसको बोलते हैं हम दक्षिणी या दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान। और जो सबसे लास्ट में इसको बोलते हैं हम लघु अंडमान, लघु अंडमान। ये 4 अंडमान है और ये नीचे के निकोबार है, ठीक है। इसको कार निकोबार बोलते हैं। जो पहला है इसका नाम है कार निकोबार, कार निकोबार। जो दूसरे नंबर पर है उसका नाम है लिटिल, लिटिल निकोबार। और जो नीचे का है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। इस तरीके से इनके नाम है। अब सवाल यहां से और क्या बन सकता है, सवाल ये बनता है कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, सबसे पहले तो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी ये आपको पता होना चाहिए। तो जो सैडल पीक है वो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। और आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक किस अंडमान में है, सैडल पीक किस अंडमान में है। तो इनमें से ये चारों के चारों अंडमान के नाम देगा और इनमें से बताना है कि उत्तरी अंडमान में है या मध्य अंडमान में है या दक्षिण अंडमान में है या लघु अंडमान में है। तो यहां से आपको इतना याद रखना है कि जो सैडल पीक है वो उत्तरी अंडमान में, उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी कि सैडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में है। एक सवाल और ये पूछ सकता है कि जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम बैरन ज्वालामुखी है वो किस अंडमान में है, ठीक है। सबसे पहली बात तो याद रखना कि वो अंडमान निकोबार में है। और यदि उसके अंदर से भी सवाल पूछ ले कि किस अंडमान में है तो आपको याद रखना है जो बैरन ज्वालामुखी है वो मध्य अंडमान में है, ठीक है। बैरन ज्वालामुखी मध्य अंडमान में है। इस बैरन ज्वालामुखी में जो है वो 2005 में विस्फोट हुआ था और अभी तक
अभी तक उसमें से लावा निकल रहा है। लगभग 3 किलोमीटर का क्षेत्रफल उस लावे ने घेर लिया है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर थोड़ा सा और क्वेश्चन के बारे में जानकारी लें तो एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में कि जो अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, सबसे पहले तो राजधानी का नाम भी पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस अंडमान में स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर जो एक सिटी है, शहर है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसकी कैपिटल है। तो वो यहाँ पर किस क्षेत्र में, या कह सकते हैं कि किस अंडमान में स्थित है, ठीक है, किस में स्थित है? तो वो आपको याद रखना है, जो साउथ अंडमान है यहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। साउथ अंडमान या दक्षिण अंडमान में स्थित है ये शहर पोर्ट ब्लेयर नाम का, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब एक सवाल और पूछा जाता है यहाँ से कि साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा दर्रा है या कौन सा पास है? क्योंकि साउथ अंडमान और दक्षिण अंडमान में यहाँ पर एक पास है और वो पास एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दक्षिण अंडमान या साउथ अंडमान और लघु अंडमान के बीच कौन सा पास है। तो आपको पता होना चाहिए डंकन पास, डंकन पास, ठीक है। तो लगभग 15 या 20 क्वेश्चनों के आंसर मैंने इस एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? देखो इसी चित्र से, इसी डायग्राम से आप बता सकते हो कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके माध्यम से अलग किए जाते हैं। तो किसके माध्यम से हो रही है? 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें इसी से प्राप्त हो चुका है। फिर है देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो बोर्ड पे आप पढ़ रहे होंगे। अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी। अब गद्दीदार चोटी इसका मतलब यह है कि सैडल पीक को ही गद्दीदार चोटी कहा जाता है, ठीक है। सैडल पीक को ही गद्दीदार चोटी कहा जाता है कि अंडमान निकोबार में गद्दीदार चोटी यानी सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो उसका आंसर भी आप दे सकते हो और ये एमटीएस, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो उत्तरी अंडमान में जो है वो हमारा सही आंसर होगा। उत्तरी अंडमान में स्थित है सैडल पीक या गद्दीदार चोटी, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन भी इसी से मिल चुके हैं हमें, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर यानी क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 4 ये है, देखो इतने आप इसका जवाब दो, ठीक है, जब तक मैं इसको रफ कर देता हूं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 4 के निम्न में से कौन सा राज्य, निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है? 7 सिस्टर का, 7 सिस्टर्स का सदस्य है। कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स का सदस्य है? तो देखो ऑप्शन है, अच्छा इसमें सिर्फ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी है त्रिपुरा और सी है उड़ीसा और डी है बिहार, ठीक है। आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, लेकिन चलो मैं बताता हूं कि 7 सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। 7 सिस्टर्स में सबसे पहले देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि 7 सिस्टर्स, इसका मतलब इसमें कितने राज्य होने चाहिए? 7 राज्य होने चाहिए। कौन कौन से राज्य हम 7 सिस्टर्स राज्य कहलाते हैं हमारे? तो जितने भी हमारे पूर्वी भारत है यानी कि पूर्वोत्तर भारत जो है, तो पूर्वोत्तर भारत के जितने भी राज्य हैं उनको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब मैं इन 7 के नाम बता रहा हूं कि नाम कौन कौन से हैं 7 सिस्टर में। देखो सबसे पहला आता अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद है नागालैंड, नागालैंड, फिर है मणिपुर, मणिपुर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है, मेघालय, और लास्ट का बचा असम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये राज्य है जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं
इनको ही सेवन सिस्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन इनसे बोल देगा कि निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में नहीं है, कभी कभी पूछ लेगा निम्न में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स में है। ठीक है, तो आपको सेवन सिस्टर्स राज्य के नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटीय सीमा सबसे छोटी है? अब देखो, मैंने तटीय सीमा के बारे में भी उस दिन भी बात की थी आपसे। तटीय सीमा क्या है? जो राज्य, जो भारत के राज्य समुद्र से सीमा बनाते हैं, या समुद्र या समुद्रीय सीमा या तटीय सीमा या कह सकते हैं हम जलीय सीमा बनाते हैं, वो राज्य जो है वो तटीय राज्य कहलाते हैं। ठीक है, और कितने भारत के कितने राज्य जलीय सीमा बनाते हैं? तो 9 राज्य भारत के जलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से बनाते हैं देखो, मैंने बताया भी था। यहां पर गुजरात है, ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम और पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्टेट हैं जो जलीय सीमा या तटीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर की, मैंने किलोमीटर भी बताया था आपसे कि जलीय सीमा कितने किलोमीटर की बनती है, तो 6100 किलोमीटर की जलीय सीमा बनती है। और अब जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको बताया था कि हमारे पास द्वीप समूह हैं, जब द्वीप समूह भी हैं तो कुछ सीमा द्वीप समूह भी बनाते हैं। तो द्वीप समूह के द्वारा कितनी सीमा बनाई जाती है? तो 1416.6 किलोमीटर के समथिंग द्वीपीय सीमा है हमारी। अगर हम बात करते हैं कि कुल जलीय सीमा कितनी होगी फिर, तो कुल जलीय सीमा की यदि हम बात करते हैं तो कुल जलीय सीमा हो जाती है हमारे पास 7516.6 किलोमीटर की। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो कुल जलीय सीमा निकल के आएगी। कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर की है, जो कि हमारे राज्य बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे अधिक जलीय सीमा कौन सा स्टेट बनाता है और सबसे कम जलीय सीमा कौन सा स्टेट बनाता है। ठीक है, तो जो हमारा ये शुरू वाला यानी गुजरात स्टेट है, तो देखो ये जो है इस तरीके की सीमा बनाता है, तो ये इस तरीके का जो मोड़दार है, घुमाव है, तो उस चक्कर में ये काफी ज्यादा किलोमीटर यानी कि कई किलोमीटर की दूरी अपनी बना लेता है, सीमा बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो गुजरात है वो तो सबसे अधिक सीमा बनाता है। ठीक है, लगभग 1214 किलोमीटर की सीमा बनाता है गुजरात। और वैसे हालांकि ये अधिकतर बुकों में अलग अलग आंकड़े दिए हुए हैं, कुछ बुक में 1214 किलोमीटर के आंकड़े दिए हैं, कुछ में कुछ और दिए गए हैं, लेकिन जो अधिकतर मान्यता है वो 1214 किलोमीटर की है। ठीक है, तो गुजरात बनाता है। बात करते हैं सबसे कम, तो सबसे कम जो सीमा बनाता है वो गोवा बनाता है। कितने किलोमीटर की बनाता है? तो मात्र 106 किलोमीटर की सीमा गोवा बनाता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। कुल जलीय सीमा हमारे पास इतनी है। अगर हम बात करते हैं कि तटीय सीमा, वो सॉरी तटीय सीमा या जलीय सीमा तो ये हो चुकी है, अब बात करते हैं हम थलीय सीमा। ठीक है, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो यहां से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां से स्टार्ट हो जाती है पाकिस्तान की सीमा लगनी। तो ऐसे राज्य कितने हैं जो किसी किन्हीं भी देशों के साथ सीमा बनाते हैं, या कह सकते हैं हम कि इंटरनेशनल बॉर्डर या अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 17 राज्य ऐसे हैं, 17 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और वो कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं? तो याद रखना आपको, वो जो बनाते हैं 15,200 किलोमीटर की हमारे पास कितनी सीमा, कौन सी है? ये थलीय सीमा है। ठीक है, थलीय सीमा है। तो 15,200 थलीय सीमा और कुल जलीय सीमा 7516.6 किलोमीटर। अगर बात करते हैं भारत की कुल सीमा कितनी है, जलीय भी प्लस थलीय भी, तो क्या करोगे? इसको और इसको जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग जो है कितना हो जाएगा? 22,716 के समथिंग आ जाएगा, है ना? 22,716.6 किलोमीटर के समथिंग आ जाएगा। जब 7516 को और 15,200 को ऐड करोगे तो 22,716.6 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ इसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जानने को मिली होंगी। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ देखो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन है स्मार्ट सिटी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। देखो ये जो स्मार्ट सिटी है ये कहाँ पर स्थापित की जा रही है। जैसे कि देखो ऑप्शन में आप देख रहे हो, ए ऑप्शन है कोचीन, बी है बंगलुरु, सी है हैदराबाद और डी है चेन्नई। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है जो बेंगलुरु है उसको हम क्या बोलते हैं, जो बेंगलुरु है उसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन नगर बोलते हैं, या सिलिकॉन की जो सिटी है, सिलिकॉन सिटी है वो बोलते हैं हम बेंगलुरु को। लेकिन यहाँ पर बोला गया स्मार्ट सिटी, तो इसका आंसर बेंगलुरु बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि ये जो स्मार्ट सिटी है ये स्थापित की जा रही है जो केरल है। तो केरल के कोच्चि एक शहर पड़ता, तो कोच्चि को ही क्या बोलते हैं हम, पहले कोच्चि बोलते थे, अब उसको कोचीन बोला जाता। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कोचीन, यानी कि केरल के कोचीन में, केरल के कोचीन में। ठीक है, पहले इसको बोला जाता था कोच्चि, कोच्चि। तो केरल के कोचीन में ये स्मार्ट सिटी स्थापित की जा रही है। अब इससे थोड़ी एडिशनल जानकारी लेते हैं कि जो स्मार्ट सिटी है इसमें केरल का कितना हिस्सा है, यानी कि जो ये की जा रही है ये स्पेशली केरल के द्वारा नहीं की जा रही, ये जो है दुबई की सहायता से, यानी कि दुबई की एक कंपनी है, दुबई की कंपनी है, उन कंपनियों के द्वारा इसको स्थापित किया जा रहा है स्मार्ट सिटी को। ठीक है, एक तो टेकॉम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, टेकॉम इन्वेस्टमेंट, टेकॉम इन्वेस्टमेंट, और इसको याद रखना कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता, टेकॉम इन्वेस्टमेंट और समा की भागीदारी है, कितने प्रतिशत भागीदारी है, तो 84%। ठीक है, तो जो दुबई है, दुबई की दो कंपनी है, एक तो टेकॉम इन्वेस्टमेंट और एक समा, इन दो कंपनी मिलकर के 84% की जो भागीदारी है वो दुबई की इन दो कंपनियों की है। तो फिर केरल की कितनी बची, तो केरल की भागीदारी इसमें सिर्फ कितनी है, 16% है। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या बनेगा, सवाल एक तो जो आप पढ़ रहे हो यही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कि स्मार्ट सिटी जो है वो कहां पर स्थापित की जा रही है, तो केरल के कोचीन में स्थापित की जा रही है। सवाल यह भी बन सकता है कि स्मार्ट सिटी में केरल की कितने प्रतिशत भागीदारी है, तो 16% भागीदारी है। यह भी पूछा जाता है कि स्मार्ट सिटी को डेवलप यानी कि स्थापित करने के लिए किसकी सहायता ली गई, तो दुबई की दो कंपनी है, टेकॉम इन्वेस्टमेंट और समा, जिसकी भागीदारी कितने प्रतिशत है, 84% इसकी भागीदारी है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं हम अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल है गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका नाम क्या है। तो देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादास्पद पट्टी है। ठीक है, तो वो विवादास्पद पट्टी निम्न में से कौन सी है वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑप्शन बता रहा हूं, देखो ऑप्शन क्या क्या है इसमें। ऑप्शन है गल्फ ऑफ कैम्बे, बी ऑप्शन है सर क्रीक, सी ऑप्शन है गल्फ ऑफ खंबात यानी कि खंफात की खाड़ी, फिर है माउथ ऑफ इंडस। ठीक है, अब देखो मैं बात बताता हूं, ये जो स्थान है ये लगभग सभी स्थान जो है वो गुजरात स्टेट से लगे हुए स्थान है। ठीक है, और इनमें यानी कि गुजरात स्टेट के पास में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद के क्षेत्र हैं वे दो विवाद के क्षेत्र हैं। कौन कौन से, एक तो है कच्छ रण विवाद, एक कच्छ रण विवाद, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। तो ये जो कच्छ रण विवाद है ये हमारे ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, फिर दूसरा कौन सा है, दूसरा है सर क्रीक विवाद। तो ये जो सर क्रीक विवाद है ये हमारे पास ऑप्शन में
है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्करिक विवाद। बी ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका बी सही आंसर हो जाएगा, इसका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इससे थोड़ी सी और एक्स्ट्रा जानकारी लेते हैं कि सर्करिक विवाद क्या है, तो देखो सर्करिक विवाद जो है वो एक भू राजनीतिक विवाद है। ठीक है, ये भू राजनीतिक विवाद है, ठीक है, भू राजनीतिक विवाद है। अगर बात करते हैं कच्छ रण के, कच्छ रण विवाद क्या है, हालांकि इसमें जो है एक बार आईएएस यानी कि यूपीएससी में इस कच्छ रण विवाद से सवाल पूछा था। ठीक है, मेंस का सवाल है कि कच्छ रण विवाद क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए इस तरीके से। तो देखो कच्छ रण विवाद क्या है, कच्छ रण में इसका विवाद ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का कच्छ रण को लेकर के कुछ और कहना है और भारत का कहना कुछ और है। हालांकि जो वास्तविकता है वो ये है कि जो कच्छ रण है ये एक दलदलीय भाग है, या कह सकते हैं हम दलदली भाग है। ठीक है, कच्छ रण जो है वो दलदली भाग है। अब जब दलदली भाग है इसमें, तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है, तो इसका कुल क्षेत्रफल 20,720 किलोमीटर है, 20,720 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है कच्छ रण का। ठीक है, ये कच्छ जिले के, गुजरात के कच्छ जिले में एक दलदली भाग है जिसका जो क्षेत्रफल है वो 20,720 किलोमीटर है। और इसके ये जो 20,720 है, इसके लगभग 9,065 किलोमीटर पर पाकिस्तान अपना अधिकार बताता है। पाकिस्तान अपना अधिकार बताता है कि इस क्षेत्र पर हमारा अधिकार होना चाहिए। वो ये क्योंकि जिस तरीके से कच्छ का रण एक दलदली भाग है, यानी कि एक दलदल है, लेकिन पाकिस्तान क्या बोलता है, पाकिस्तान ये बोलता है कि जो कच्छ का रण है ये दलदल नहीं है, ये एक झील है, ये एक झील है। और जो झील है इसमें अगर बात करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अकॉर्डिंग इस झील में आधा भाग यानी कि इसका आधा हिस्सा, आधे हिस्से पर हमारा अधिकार होना चाहिए। तो इसलिए इसमें इसको विवादास्पद कहा गया है। जबकि भारत का कहना यह है कि ये जो भाग है ये कोई झील नहीं है, ये एक दलदल भाग है। और ये जो दलदली भाग है ये कहाँ पर है, तो देखो जैसे कि आपको मैंने उस दिन अक्षांश पढ़ाए थे, जिस तरीके से ये अक्षांश है ये 0 डिग्री देशांतर है, तो इस तरीके से मान के चलना। यहाँ पर मैंने ये भारत बताया था, तो अब ये जो है 23.5 डिग्री हमारा ये यहाँ से निकलती है, 23.5 डिग्री जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, तो गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन जस्ट इससे ऊपर 23.5 से आधा डिग्री ऊपर कौन सी डिग्री आनी चाहिए, 24 डिग्री अक्षांश आनी चाहिए, 24 डिग्री नॉर्थ आनी चाहिए। अब भारत का कहना ये है कि ये जो कच्छ का रण है ये 24 डिग्री पर होना चाहिए, 24 डिग्री पर होना चाहिए ये क्षेत्र यहाँ पर। लेकिन 24 डिग्री से पार, 24 डिग्री से लगभग 27 किलोमीटर उत्तर की ओर है, और यानी कि 24 डिग्री नॉर्थ से उत्तर की ओर 27 किलोमीटर चलने के बाद ये कच्छ का रण क्षेत्र है। ठीक है, और भारत का कहना यह है कि इस पर यानी कि उस क्षेत्र तक जो बाउंड्री है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री है वो यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पर है बाउंड्री। तो इसलिए जब ये हमारी सीमा में आता है तो इस पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद रखनी है। कच्छ का रण विवाद क्या है वो मैंने बता दिया, और सर्करिक विवाद क्या है वो मैंने बता दिया। किन किन के बीच में है दोनों विवाद, तो दोनों विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, सीमाओं को लेकर के, सीमाओं से लगे हुए ही ये विवाद है। ठीक है, अगर थोड़ी सी और एडिशनल जानकारी देना चाहूँ मैं यहाँ पर, तो देखो भारत है ये। ठीक है, तो भारत का जो उत्तर है यानी कि नॉर्थ है और साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ तक की दूरी ज़्यादा है इनके बीच में, नॉर्थ से साउथ तक की बीच की दूरी। और जो ईस्ट है, ईस्ट से वेस्ट की दूरी थोड़ी कम है। ठीक है, तो कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है
कि भारत का पूर्वी बिंदु का नाम बताइए। तो पूर्वी बिंदु तो यहां पर है, किस स्टेट में होना चाहिए ये? तो आप कहोगे कि अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश में है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, जिसका नाम है वालांगू, जिसका नाम है वालांगू। ठीक है, इतना बात याद रखना, यानी कि पूर्वी बिंदु भारत का वालांगू। अगर बात करते हैं कि पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो पश्चिमी बिंदु वही है गुजरात राज्य में, जिसकी अभी हमने बात की है। कौन? सर क्रीक। ठीक है, तो जो सर क्रीक है वो भारत का पश्चिमी बिंदु कहलाता है, यानी कि पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, बात करते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल भारत का उत्तरी बिंदु है। और यदि हम बात करते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु, तो भारत का दक्षिणी बिंदु है यहां पर, ये है ग्रेट निकोबार, जैसा कि अभी मैंने बताया ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार में ही एक बिंदु स्थित है, जो देखो भारत तो यहां पर एंड हो जाता, भारत यहां पर ये एंड हो जाता, लेकिन ये जो द्वीप समूह है ये भी तो भारत के हिस्से हैं, ये भी तो भारत का अधिकार है इन पे। तो इसलिए यहां पर एक बिंदु है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, अगर कभी सवाल ये पूछ ले कि भारत की मुख्य पृष्ठभूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब मुख्य पृष्ठभूमि का बिंदु आप यहां बताओगे, जो कि तमिलनाडु में है, जिसका नाम कन्याकुमारी है। ठीक है, कन्याकुमारी, या कभी कभी इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात और आपको याद रखनी है। अगर बात करता हूं मैं कि इंदिरा कौल से कन्याकुमारी तक कितनी दूरी है, तो 3214 किलोमीटर यहां से, यानी कि नॉर्थ से साउथ तक के जो पॉइंट है इनके बीच की दूरी है 3214 किलोमीटर। अगर बात करते हैं ईस्ट पॉइंट से वेस्ट पॉइंट तक कितनी दूरी है, तो 2933 किलोमीटर इनके बीच की दूरी है। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख रहे होंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये हमसे सवाल पूछा गया है। ठीक है, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए है लिम्नोलॉजी, बी है पोटोमोलॉजी, सी है टोपोलॉजी और डी है हाइड्रोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिम्नोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। लिम्नोलॉजी को सरोव विज्ञान भी कहा जाता है, सरोव विज्ञान भी कहा जाता है लिम्नोलॉजी को। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब ये जो लिम्नोलॉजी या सरोव विज्ञान है, इसके अंदर स्पेशली झीलों के अध्ययन को नहीं बोलते। झीलों का अध्ययन हो, नदियों का अध्ययन हो, तालाबों का अध्ययन हो, या फिर जो शुष्क या आर्द्र भूमि होती है उसका अध्ययन हो, इन सब के अध्ययन को ही लिम्नोलॉजी या सरोव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, यानी जोजिला दर्रा के बारे में बताना है कि जोजिला दर्रा किस किस शहर को या किस किस स्थान को जोड़ता है। ठीक है, तो जोजिला दर्रे की यदि हम बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण दर्रे ही देखते हैं। हालांकि सबसे पहले तो बात यह है कि दर्रा होता क्या है। ठीक है, दर्रा होता क्या है, तो देखो किसी भी दो पहाड़ियों के बीच में, किसी भी दो पहाड़ियों के बीच में एक गहरा आने जाने के लिए जो मार्ग बनाया जाता है बीच में, यानी दो पहाड़ियों के बीच में, अगर दो कोई पहाड़ी है ऊंची ऊंची, उनके बीच में कोई आने जाने के लिए कोई रास्ता यदि बना दिया जाए तो उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, यानी कि एक तरीके का मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, रोड होती, सड़क होती, कुछ भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो उसको हम दर्रा बोलते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो देखो सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता रहा हूं। ऑप्शन है इसका, ए है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बी है अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है, सी है चंबा और स्पीति को जोड़ता है, और डी है कालीपांग और लहासा को जोड़ता है। ये ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अब थोड़ा सा यदि हम समझें तो समझने की इसमें बात यह है कि जो कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दर्रे हैं वो हमारा जो हिमालय पर्वत है, या कह सकते हैं कि उत्तर का पर्वतीय जो मैदान है, तो उसमें ज़्यादा दर्रे देखने को मिलते हैं। हालांकि है पश्चिम घाट पर भी। ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे इस पश्चिम घाट के भी दर्रे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट हमारा भारत है, तो भारत का जो सबसे उत्तरी सिरा है, तो ये जो
हिमालय, ये कह सकते हैं हम सीधा कि हिमालय है, तो हिमालय में ज़्यादा दर्रे देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो हिमालय है, हिमालय 3 श्रेणियों में बटा हुआ। कौन कौन सी? सबसे पहली जो श्रेणी आती है उसको हम बोलते हैं हम महान हिमालय, महान हिमालय, या इसको बृहत हिमालय बोल देते हैं। जो दूसरे नंबर की है इसको बोलते हैं हम लघु हिमालय, लघु हिमालय। और जो तीसरे नंबर की है इसको बोलते हैं हम शिवालिक, शिवालिक, या इसको हम बाह्य हिमालय भी बोल देते हैं, बाह्य हिमालय भी बोल दिया जाता है। तो ये तो होगी पर्वत, और पर्वत में हिमालय की बात। ठीक है, हालांकि 4 श्रेणियां और भी हैं अभी इसके ऊपर, यानी कि हिमालय के उत्तर में या हिमालय के पार में 4 श्रेणियां और हैं, और उन 4 श्रेणियों के संयुक्त रूप को क्या बोलते हैं हम? ट्रांस हिमालय। ठीक है, या कह सकते हैं कि ट्रांस हिमालय की ही 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? लद्दाख, जास्कर और पीरपंजाल और काराकोरम। ठीक है, ये 4 श्रेणियां हैं जो हम ट्रांस हिमालय में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हमें उनसे अभी उन्हें नहीं पढ़ना, क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम दर्रे, क्योंकि हम दर्रे कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो दर्रे देखते हैं सबसे ज्यादा जो दर्रे हैं या क्वेश्चन जो बनता है या इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं वो महान हिमालय के दर्रे बनते हैं। तो महान हिमालय के कुछ दर्रे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो जोजिला दर्रा है, जोजिला दर्रा। तो कभी कभी सवाल पूछ जाता है कि जोजिला दर्रा किस स्टेट में है। तो यदि स्टेट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। किसे किसे जोड़ता है, यानी कि कहां से कहां को ये कनेक्ट करता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, सबसे पहली चीज। दूसरा दर्रा आता है हमारा चांगला दर्रा कहां पर है? ये भी जम्मू कश्मीर में है, और ये जो है ये कश्मीर क्षेत्र में ही आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, तीसरा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चांगला दर्रा कहां पर है? यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो याद रखना जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, फिर आता बुर्जिल दर्रा। यदि बुर्जिल दर्रे की बात करते हैं तो बुर्जिल दर्रा कहां पर है? तो ये भी जम्मू कश्मीर में है, बुर्जिल दर्रा। ये किसे किसे जोड़ता है? तो ये श्रीनगर को जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाक अधिकृत कश्मीर है, जिसको हम पीओके बोलते हैं, तो पीओके और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। चौथे दर्रे की बात करते हैं, चौथा दर्रा है रोहतांग दर्रा। यदि रोहतांग दर्रे की बात करते हैं तो रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि एचपी हिमाचल प्रदेश। और कहां से कहां को जोड़ता है? तो ये मनाली को लेह से जोड़ता है, रोहतांग दर्रा। काफी इंपॉर्टेंट है रोहतांग दर्रा भी। ठीक है, 5वें नंबर पर आते हैं। 5वां है लीपू लेक दर्रा। लीपू लेक कहां पर है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीपू लेक दर्रा, और इसके बारे में सबको पता भी होगा। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड में है, और कहां से कहां को जोड़ता है? तो ये पिथौरागढ़ को कैलाश मानसरोवर, या बोल सकते हैं हम कैलाश के, पिथौरागढ़ को कैलाश या तिब्बत भी बोल सकते हो, तो पिथौरागढ़ को कैलाश से जोड़ता है। हालांकि पिथौरागढ़ को कैलाश से जोड़ने वाले और भी छोटे छोटे मार्ग हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा ये यात्री जाते हैं कैलाश मानसरोवर, तो वो लीपू लेक से जाते हैं। ठीक है, और भी हैं, और दर्रे जो छोटे हैं लेकिन वो इसके मुकाबले, ये एक तरीके से हाईवे है लेकिन वो छोटे दर्रे हैं। ठीक है, जैसे कि माना है, नीति है और भागला है। ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा और भागला दर्रा, ये भी उत्तराखंड के ही दर्रे हैं। ठीक है, चलते अगला दर्रा कौन सा है? तो एक पढ़ते हैं हम नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा कहां पर है? नाथुला दर्रा है सिक्किम में। और ये किससे कनेक्ट करता है? तो ये गंगटोक को तिब्बत से कनेक्ट करता है नाथुला दर्रा। ठीक है, तो इतने कुछ दर्रे हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में पूछने की जिनसे संभावना होती है। ठीक है, हालांकि कुछ दर्रे अभी और भी हैं जो हमारे जो पश्चिमी तट है, तो पश्चिमी तट जो है उन पर भी दर्रे हैं, क्योंकि जो पश्चिमी घाट बोल सकते हैं हम, पश्चिमी घाट है वो सारा का सारा पर्वतीय है, तो उसमें भी कुछ दर्रे हैं। ठीक है, जैसे कि पाल घाट, भौर घाट, थाल घाट, 3 तो यही है, पाल, थार, भौर। ठीक है, तो और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये सब हम
अगले किसी क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन भी आ ही गया ये। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है कि पाल घाट निम्नलिखित में से किस राज्य को जोड़ता है। ठीक है, पाल घाट वाला क्वेश्चन भी आ ही गया। तो चलो देखते हैं पाल घाट वाले को। ऑप्शन है इस क्वेश्चन के पाल घाट के सिक्किम और पश्चिम बंगाल, बी है महाराष्ट्र और गुजरात, सी है केरल और तमिलनाडु, और डी है अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि पाल घाट, थाल घाट और जो एक और होता भौर घाट, तो ये जो दर्रे हैं ये सारे के सारे पश्चिमी जो घाट है, ये जो पश्चिमी घाट है इस घाट पर स्थित है। ठीक है, इस घाट पर स्थित है। अब देखो बात करते हैं कौन कौन से। एक तो है थाल घाट, थाल घाट, एक है भौर घाट, भौर घाट, और एक है पाल घाट। ठीक है, पाल घाट, थाल घाट, भौर घाट, पाल घाट, ये कहाँ कहाँ पर है वो हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले तो पाल घाट जो है वो प्रायद्वीपीय भारत का, क्योंकि जो हमारा ये भारत है दक्षिण भारत है, इसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र उस क्षेत्र को कहा जाता है जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। और अभी मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है या दक्षिण का भारत है, या कह सकते हैं कि गुजरात से स्टार्ट होकर के इधर वेस्ट बंगाल तक जो जाता है वो 3 तरफ से पानी से घिरा है। कैसे? इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, नीचे हिंद महासागर से घिरा हुआ है, और इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो इसीलिए ऐसा क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। और हमारा ये जो आधा भारत है ये 3 ओर से पानी से घिरा होता है, इसलिए हम इतने क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है, और प्रायद्वीपीय भारत का सबसे इंपॉर्टेंट घाट है जिसको हम थाल घाट बोलते हैं। हालांकि एक दर्रा है लेकिन इसका नाम है थाल घाट। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र में है। और ये जोड़ता किसे है? तो ये मुंबई के लिए, यानी कि जो ये पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को मुंबई जाने के लिए यहाँ पर इसमें सड़क मार्ग और रेल मार्ग दोनों बने हुए हैं। ठीक है, तो इतनी बात याद रखना। थाल घाट कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र के मुंबई जो शहर है तो वहाँ को जाने के लिए उसमें मार्ग बने हुए हैं। बात करते हैं भौर घाट की, तो भौर घाट भी महाराष्ट्र में स्थित है, भौर घाट भी महाराष्ट्र में स्थित है। और ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है भौर घाट। बात करते हैं पाल घाट की, तो पाल घाट जो है वो देखो यहाँ पर केरल है और यहाँ पर तमिलनाडु है। और मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर जो स्थित है वो नीलगिरी पहाड़ी या नीलगिरी पर्वत है। ठीक है, नीलगिरी पर्वत है यहाँ पर। और ये जो नीलगिरी पर्वत है वो केरल और ऊपर थोड़ा सा कर्नाटक में भी लगता है। ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं वो फैली हुई हैं। लेकिन हमसे पूछा कि पाल घाट जो है वो, तो पाल घाट जो है वो नीलगिरी की पहाड़ियों से शुरू होकर तमिलनाडु में एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है अन्नामलाई पहाड़ी, अन्नामलाई। ठीक है, तो अन्नामलाई पहाड़ी, तो ये जो पाल घाट है वो नीलगिरी से होकर अन्नामलाई तक फैला हुआ है। तो इसलिए अब आपसे ऑप्शन में पूछा है कि ये किन राज्यों को जोड़ता है। तो देखो ये जो नीलगिरी है यहाँ पर तो केरल राज्य है, यहाँ पर केरल राज्य है। और ये अन्नामलाई मैंने बताया ये किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में है। तो ये किस किस को कनेक्ट कर रहा है? पाल घाट, तो केरल और तमिलनाडु को ये कनेक्ट करता है। यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा होगा सी, केरल और तमिलनाडु, वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपकी समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ देखने को मिले होंगे। कहने को इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन मैं मानता हूं कि लगभग 50 या 60 क्वेश्चन तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आंसर हम निकाल लिए हमने। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि मॉक नंबर 4 में। और तब तक आप इस मॉक को देखो, और यदि अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और जिसने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो। ठीक है, ओके, धन्यवाद।